अपने पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ, और राजस्थान की नदियों में आज क्लास नंबर कौन सी है? 3। और आज हमारी जियोग्राफी की क्लास नंबर कौन सी है? 34वीं। और कल हमने लास्ट पढ़ा था घग्गर नदी के बारे में, है ना? आप खड़े हो इधर। भैंसरोडगढ़ का किला किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है? खड़े हो ना पीछे। हाँ बताओ, भैंसरोडगढ़ किस नदी के किनारे? बामणी हो माइक राई गाल तना खड़ी हो। बोलो भैंसरोड, खड़े हो आगे। भैंसरोडगढ़, चंबल व बामनी। जालोर किस नदी के किनारे है? मैं पूछा वो बता दो। गागरोन का किला किस नदी किनारे है? झालावाड़, सुन ले, झालावाड़ किस नदी किनारे है? जिला। झालावाड़ किस नदी किनारे है? आप आए थे कल? झालावाड़। चलो घुमाऊंगा कैमरा इधर, अंडरवर्ल्ड में फेमस होता होगी, देख लो। कान में मारूंगा, बहना मारा सिर सिर। चल टेस्ट में नंबर कम आगे, जान काट दूंगा। खड़े हो, चल ठीक है, बैठ जाओ। राजस्थान की नदियों में कौन सी नदियां पड़ रहे थे? आंतरिक अपवाह तंत्र। प्रश्न 1 बताना, आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान में कितना प्रतिशत पाया जाता है? वेरी गुड। आंतरिक अपवाह तंत्र में मैं आपको जो नदी पढ़ा रहा था, और उस नदी का जो नाम था वो था घग्गर नदी। और घग्गर नदी के बारे में कल हमने डायग्राम में इसकी बातें सारी कर ली थी, है ना? कर ली थी, ठीक है। आज इसके बारे में देखो कि क्या क्या बातें इसके अलावा और अदर पढ़ सकते हैं अपनी, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि इसकी कुल लंबाई जो है, घग्गर नदी की कुल लंबाई वो कितनी है? 465 किलोमीटर। और ये इस लंबाई में अगर हम राजस्थान की लंबाई निकाल दें तो राजस्थान में ये लगभग 135 किलोमीटर तक बह जाती है। अगर मैं बात करूं घग्गर नदी की, तो घग्गर नदी का जो विस्तार है वो कितने राज्यों में है? राज्य पूछ रहा हूं मैं, है ना? तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, है ना? ठीक है। बताया ये जाता है कि प्राचीन काल के अंदर, प्राचीन काल में यह जो नदी थी वो पाकिस्तान में जाया करती थी, और पाकिस्तान तक जो जाया करती उस स्थान का नाम क्या है? फोर्ट अब्बास या फोर्ट अब्बास के दो। फोर्ट अब्बास नामक स्थान पे इस नदी का जो जल है वो विलुप्त हो जाता था। पाकिस्तान में घग्गर नदी को हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले घग्गर नदी के सारे उपनाम देख लीजिएगा। घग्गर नदी को अगर हम उपनामों में देखें तो अपने इसका एक उपनाम देखेंगे कि जो घग्गर नदी है, यह पहला प्रश्न तो यही है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी गुड, पहली बात। दूसरी बात याद ये रखना कि ये जो नदी है वो कहाँ से जल लेकर आती है? हिमालय से। तो हिमालय, क्योंकि हिमालय की शिवालिक पहाड़ी से लाती है ना, तो हिमालय से जल लाने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है, और कोई नदी हिमालय से जल लेकर नहीं आती, सिर्फ घग्गर लाती है।
क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो इस नदी को हकरा के नाम से भी जाना जाता है। हकरा नदी जो कहा जाता है वो कहाँ कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर। हकरा के बाद इसे नट नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं, लेटी हुई भी नदी कहते हैं, सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे इसके उपनाम लिख लेना आप भाई। नाली भी कहा जाता है, ध्वसदती भी कहते हैं, आंतरिक अपवात अंतर की सबसे लंबी नदी। कितनी लंबी है? 465 किलोमीटर। हिमालय से जल लेकर आती है ये नदी। हकरा नदी के नाम से पाकिस्तान में नट, मृत नदी, लेटी हुई नदी, सरस्वती, नाली, और इसके बाद अपने बात करें ध्वसदती, और एक नाम और लिखना सोतर। सोतर नदी अगर पूछे किस जिले में बहती है तो घग्गर जो नदी है वो राजस्थान के 2 जिलों में है। कितने जिलों में है? 2। इसमें पहला जिला कौन सा है बोलिएगा? हनुमानगढ़। और इसके बाद जो दूसरा जिला है वो है श्री गंगानगर। इन 2 जिलों में ये नदी आज बह रही है, हनुमानगढ़ व गंगानगर के अंदर। सोतर नदी भी कहा जाता है। और राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक वो भी घग्गर नदी को ही कहते हैं। देखो, अगर पूछे आपको बिहार का शोक किसे कहते हैं तो करना कोसी नदी। अगर आपसे पूछे ओडिशा का शोक किसे कहते हैं तो आप करना महानदी। 1 मिनट रुको, चलो मैं यहाँ लिखाई देता हूँ। है राजस्थान का शोक का मतलब ये होता है, सुनो ध्यान से, हाँ बता रहा हूँ। तो जैसे आप पहले इधर समझो, फिर आऊँगा मैं राजस्थान पे। एक तो बिहार याद रखना, एक आप उड़ीसा याद रखना। बिहार का जो शोक है वो है कोसी नदी, और उड़ीसा का शोक है महानदी। इसी महानदी पर एक बांध है हीराकुंड। कौन सा बांध है? जो भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी। अच्छा, अब आपका वो राजस्थान का शोक क्यों कहते हैं? देखो, जब कोसी नदी आती है ना तो ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाएगी तो उनको नुकसान होगा, तो वो शोक बन जाएगी एक तरह से। तो घग्गर नदी जब आती है ना, बाढ़ आती है इस नदी में, तब आप देखना जो खेत वाली फसलें होती हैं उनको नष्ट कर जाती है ये। तो शोक हुई या नहीं हुई एक तरह से? तो इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो इतना लिखो एक बार। लिख लिया? लिख लो, लिख लो। अब आगे लिखो कि हिमालय की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर घग्गर नदी में बाढ़ कहाँ आएगी? या घग्गर नदी जब उफान में होगी तो बाढ़ कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आप याद रखना, जिले का नाम हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में भी कहाँ? हनुमानगढ़ एक टाउन है और एक जंक्शन है, आपको याद रखना जंक्शन, हनुमानगढ़ जंक्शन में। ये जो घग्गर नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है नाली क्षेत्र। क्या कहलाता है? आप देखना, घग्गर नदी आओगी ना अपने तो ये बोलेगा घग्गर आ गई, क्या बोलेगा? नाली आ गई, ये बोले नहीं सामान्य भाषा में। तो नाली इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। और जी हाँ, लूणी नदी निकले अपने अजमेरू नागपाड़ू। तो एक बार प्रश्न आया था, पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बाढ़ कहाँ आती है? वो आती है बालोतरा बाड़मेर में। लेकिन घग्गर में उफान में होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? हनुमानगढ़। और लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ बोलते हैं।
घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नाली। बताओ इसके किनारे क्या क्या है? किनारे कल मैंने सभ्यता लिखाई थी, क्या लिखाई थी? सभ्यता। कुछ नगर लिखवाए थे। चलो आप मेरे को बताओ इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? बोलो। नंबर 1 कालीबंगा, कालीबंगा। और नंबर 2 बोलो पीलीबंगा। और नंबर 3 बोलो रंग महल, रंग। नंबर 4 बोलो बड़ोपल। सारे की सारी सभ्यता किस जिले में है? एक ही में। बोलो कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। नगर की बात करें तो बोलो सूरतगढ़, सूरतगढ़ के बाद याद रखना अनूपगढ़, और अनूपगढ़ के बाद याद रखना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। ये सारे जो हैं वो किस नदी के किनारे हैं? घग्गर नदी के किनारे हैं। और एक और याद रखना तलवाड़ा गांव, वो भी इसी नदी के किनारे है। राजस्थान की सबसे नीची झील पूछे तो कौन सी है? वो बताई थी ना कल, याद रखना। तो ये याद रखनी है तुम्हें घग्गर नदी के बारे में, इतनी बातें लिख लो फटाफट। हो गई कंप्लीट घग्गर नदी। मैं उम्मीद करूंगा तुम्हें बढ़िया समझ में आ गई। देखो एक बार सारे इधर। घग्गर नदी का विस्तार हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में है। कुल लंबाई 465 है। प्राचीन काल में यह पाकिस्तान में जाती थी और पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? हकरा। और उपनाम देखो तो आंतरिक अफवाह की लंबी नदी है, हिमालय से जल लाने वाली नदी है। हकरा नदी भी कहते हैं नट, मृत, लेटी हुई, सरस्वती, नाली, ध्वस्तती। सोतर नदी भी इसे ही कहते हैं। राजस्थान का शोक भी किस नदी को कहते हैं? घग्गर को। बिहार का शोक कौन सी नदी है? उड़ीसा का शोक महानदी है। चीन का शोक हवांगो नदी। चलो अब लिखो कांतली नदी। कांतली देखिएगा, पहले कांतली नदी समझ लेते हैं किस प्रकार से बहती है। कांतली नदी को अपना उद्गम राजस्थान में हुआ खंडेला की पहाड़ी में, यहां से उद्गम होता है और इस प्रकार से ये बहती हुई नदी इस प्रकार से चली जाती है। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से। अब यहां पर इधर मेरे दोस्त, मेरे भाई, पहाड़ी है एक, और इस पहाड़ी का नाम है खंडेला की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? सुनते रहना ध्यान से। इस नदी का जो उद्गम होगा वो कहां से होगा? खंडेला पहाड़ी। और खंडेला पहाड़ी जो राजस्थान के जिले में है वो कौन सा जिला है? सीकर। सीकर जिले में ये नदी जैसे ही निकली, जैसे ये नदी निकली थोड़ी आगे गई, तब इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? सीकर में। किस नदी के किनारे है? कांतली। थोड़ा आगे और गई, फिर इस नदी के किनारे एक सभ्यता है जिस सभ्यता का नाम है सुनारी। कौन सी सभ्यता है? सुनारी। याद रखना यह नदी 2 जिलों में बहती है। कितने जिलों में? 2 में। पहला जिला कौन सा था? सीकर। और दूसरा जिला है उसका नाम है झुंझुनू। दूसरे जिले का नाम क्या है? झुंझुनू। झुंझुनू को ये 2 भागों में, बीच में, झुंझुनू के बीच में से निकलती है बिल्कुल। तो झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? और फिर अपना जल एक तालाब में डाल देती है जिसका नाम है मुंड्रेला तालाब। मुंड्रेला तालाब कहाँ पर है? झुंझुनू। वहाँ पर अपना जल क्या कर देती है? ये विलय कर देती है। नदी समझ में आ गई क्या? नदी निकली कहाँ से? खंडेला पहाड़ी, सीकर। सीकर में बहने के बाद झुंझुनू में बही और झुंझुनू के मध्य से गुजरी और मुंड्रेला तालाब में अपना क्या डाल दिया? पानी। अब लिखो कांतली नदी की बातें।
सबसे पहले लिखना है इसके उपनाम। उपनाम में आप लिखोगे कि इसकी कुल लंबाई है ना वो 100 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। याद रखना, आपसे पूछे पूर्ण भाव की दृष्टि से, आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली। पूर्ण भाव की दृष्टि से आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कांतली नदी। कांतली जो नदी है इसके प्रवाह क्षेत्र को, प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं तोरावाटी। क्या बोला जाता है? तोरावाटी। तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। कांतली नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर, और दूसरी सभ्यता का नाम क्या है? सभ्यता। ठीक है, बिल्कुल। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। अच्छा, इसके उपनाम में 2 नाम याद रखना। इसे कांटली नदी भी कहते हैं। कांटली तो याद हो ही जाएगा, कांतली कांटली। एक नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मौसमी नदी। इसको मौसमी नदी भी कहा जाता है। तो ये प्यारी सी नदी थी जिसका नाम था कांतली नदी। लिख लीजिएगा फटाफट। एक लास्ट बात लिख लेना नीचे साथ में, झुंझुनू को 2 भागों में बांटने वाली नदी। तो यह 2 भागों में, यानी बीच में से निकलती है, इसलिए झुंझुनू को क्या है 2 भागों में बांट जाती है नदी। ठीक है, अब देखो, अब कौन सी नदी पड़ी थी अपने? कांतली। कांतली के बाद जो नदी है उसका नाम है कांकणी। कौन सी नदी है? कांकणी नदी। देखो, कांकणी नदी की अगर आप बात करें तो सुनो ध्यानो। 8 ई टाइप कांकणी नदी 8 निकले और बह के थोड़ा सा ऊपर चली जाती है और यहां पर अपना जल डाल देती है। अब देखना सारे इधर ध्यान से देखना, यहां पर एक गांव है इधर, और गांव का नाम है कोटड़ी। कौन सा गांव है? ये पूरी की पूरी घटना ये जिला कौन सा है? तो ये एक ही जिले में बहती है। बताओ कौन से जिले में? जैसलमेर में। देखो, नदियां वैसे जैसलमेर में इतनी खास है नहीं, किताबों में जरूर बहती हैं, रियल में ऐसी कोई घटना है नहीं। अच्छा, जैसलमेर से यहाँ से निकली और फिर यहाँ पर इसने जल डाल दिया, और यहाँ पर जो जल डाला इधर, यहाँ पर एक झील थी जिसका नाम था बुध झील। कौन सी झील है? बुध झील। बुध झील जो है वो जैसलमेर का एक गांव है रूपसी। कौन सा गांव है? तो रूपसी गांव के अंदर बुध झील में अपना जल डाल देती है। कौन सी नदी? बोलो कौन सी नदी? तो यहाँ पर ये नदी विलय हो जाती है। जहाँ विलय लिख रहा हूँ ना, वहाँ पर वो नदी लुप्त होगी, उद्गम वहाँ से होगा जहाँ मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो कोटड़ी नदी, कोटड़ी गांव से इसका उद्गम हुआ, और ये जो नदी है इसका नाम क्या है? कांकणी। क्या नाम है? कांकणी नदी। अच्छा गुरुजी, मान लो एक टाइम ऐसा हो गया कि जैसलमेर में वर्षा हुई, जिस कारण ये बुध झील पूरा भर गई, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा आगे? फिर ये निकल जाएगी थोड़ी सी। अच्छा गुरुजी, आगे निकलेगी तो किस नाम से कहलाएगी? आगे ऐसे बताते हैं कि ये मीठा खाड़ी का निर्माण करती है। जब पानी अधिक हो जाता है ना, तो आगे जो धारा निकलती है उसे क्या बोलते हैं? मीठा खाड़ी। क्या बोलते हैं?
चलो अब लिखो आप, सबसे पहले लिखो इसके उपनाम। देखो उसे कहते थे मौसमी, इसे मौसमी तो याद नहीं रखना, लेकिन मसूरदी याद जरूर कर लेना। इस नदी का क्या नाम था? मसूरदी। एक बात। दूसरी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? कगुरजीती कितनी छोटी है? बहुत छोटी है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। यहां से यहां तक इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की सबसे छोटी तो हुई आंतरिक अपवाह तंत्र की ओर सबसे छोटी नदी यही है। बार बार वो लिखना मत, वो याद रख लेना बस बात। राजस्थान की छोटी है तो आंतरिक ही पढ़ा रहा हूं, आंतरिक की तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी छोटी। बात समझ में आई क्या? अब इसके बाद जो नदी है वो पढ़ेंगे। लिखना, जल का प्रवाह अधिक होने पर बुध झील के बाद मीठा खाड़ी का निर्माण, मीठा खाड़ी का निर्माण लिख लो पढ़ा। बिल्कुल सिंपल है। अब तो छोटी छोटी नदियां, तो लंबी चौड़ी कहानी है कौन नदियां। सारों पहला पढ़ो कांतली नदी। कांतली नदी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है। खंडेला की पहाड़ी निकली, झुंझुनू में मुंडरेला तालाब में जल डाल दियो। सिंपल। पूर्ण भाव की दृष्टि सारों लंबी नदी है। पूर्ण भाव का मतलब क्या होता है? जैसे ये कोई राजस्थान है, राजस्थान से निकली और राजस्थान में खत्म होगी, उसे बोलेंगे पूर्ण भाव। अब घग्गर नदी राजस्थान से नहीं निकली थी, इसलिए वो आंतरिक अपवाह की सबसे लंबी होगी। ये आंतरिक अपवाह में पूर्ण भाव में, पूर्ण मतलब राजस्थान में बहेगी, पूर्ण इससे बाहर नहीं जाएगी। समझ में आ गई क्या बात है? कांकणी नदी, कांकणी का क्यों? कांकणी कोटड़ी, कोटड़ी उद्गम और मीठा खाड़ी के अंदर, सॉरी बुध झील के अंदर जाके आपको जल डाल दे और जल अधिक हो जाता है तो मीठा खाड़ी का निर्माण भी कर देती है। दोनों बात याद होगी, कल मैं सुनूंगा, सारा याद करके आना। अब इसके वाले को मेंथा नदी। अब सिंपल है बिल्कुल, ये सारी नदियां। मैं से मेंथा देखो, मेंथा नदी, ठीक है। इस नदी की अगर आप बात करें तो मनोहरपुर एक स्थान पड़ा है जयपुर के अंदर। मनोहरपुर निकल के नागौर, और नागौर में सांबर झील में जल डाल देती है। सांबर झील वैसे 3 जिलों में है, जयपुर में भी है, नागौर में और अजमेर में भी है। तो ऐसे मत सोचना कि गुरुजी आपने क्या बोल दिया, मैंने सही बोल दिया। बताइए, इस नदी का जो उद्गम होता है मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर, मनोहरपुर कहाँ है? JPR यानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर के बाद ये नदी जो प्रवेश कर जाती है वो कर जाती है नागौर में। पहला जिला जयपुर है, दूसरा कहाँ है? नागौर। और नागौर में इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे लूनवा जैन तीर्थ है। लूनवा जैन तीर्थ। एग्जामिनर प्रश्न पूछे लूनवा जैन तीर्थ कौन से जिले में है? नागौर में। किस नदी के किनारे? मैं कौन सी नदी पढ़ा रहा हूं आपको? मेंथा नदी। तो मेंथा नदी के किनारे है। याद रखना, ये जो झील दिखाई है मैंने, इस झील का नाम क्या है? सांबर। कौन सी झील है? सांबर। आपको पता होगा सांबर झील में 4 नदियों का पानी आता है। कितनी नदियों का पानी आता है? 4 नदियों का। सांबर झील में 4 नदियों का पानी आता है। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 होगी ना, एक मेंथा होगी। गुरुजी मेंथा याद है? मेंथा याद है? बोलो, खारी खंडेला रूपनगढ़। खारी खंडेला रूपनगढ़। खारी नदी, खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी।
मुख्य ये 4 नदियाँ, वैसे और भी नदियों आता होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ही है। तो याद रखना सांबर झील में 4 नदियों का जल आता है। कितनी नदियों का? 4 नदियों का। बोलो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। तो मेंथा नदी में आप लिख लेना किनारे। वो तो उद्गम वगैरह तो मैंने लिखाई दिया, मनोहरपुर और विलय हो जाती है सांबर झील के अंदर, नागौर में, नागौर के अंदर ना। किनारे है लूनवा जैन तीर्थ, लूनवा जैन और तीर्थ। लूनवा जैन तीर्थ राजस्थान के कौन से जिले में है? नागौर। और सांबर झील में कितने नदियों का जल आता है? 4। बोलो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। एक बार और बोलो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। चलें आगे। अब मेंथा के बाद जो नदी है, बाकी इसको याद कर लो फटाफट। सिंपल सी तो नदियां हैं, इतना टॉपिक है ही नहीं। टफ लग रहा है क्या? टफ? अरे लग रहा है क्या टफ टॉपिक? आपको लग रहा है आसान है ना? तो नदियां कल याद करके आओगे ना, सारी जितनी करवा दी। कौन सा बोला है अभी याद होगी? आपसे हाथ जोड़कर विनती है, यूट्यूब व्यूअर को कह रहा हूं मैं, हमारी क्लास में दुनिया के सबसे ज़्यादा विद्वान विद्यार्थी बैठे हैं और इन विद्वानों के बीच एक मैं पढ़ा रहा हूं इनको। ये मेरा सौभाग्य है, ये सच कह रहा हूं मैं। अगर आपको कैमरा दिखाऊं ना घुमा के, इनके चेहरे देख के बोलो, गुरुजी इसके जितना तो विद्वान धरती पे नहीं है वास्तव में। और लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये वैदिक काल से तो नहीं आ गई है। जैसे वो अपाला साक्ता, वो बहुत विदुषी महिला थी। पूछी विदुषी महिला गुरुजी क्या? अरे विदुषी महिला को ऐसे नहीं बोलते, वो जैसे पुरुष को ऐसे बोलते हैं, पुरुष महान होता है, महिला महान नहीं होती, महिला विदुषी होती है, पुरुष महान होता है। विदुषी का मतलब महानता ही होती है ना? हिंदी पढ़ो थे तुम कभी ऐसे में तो कहना मैं विदुषी पुरुष हूं, कहना नाम को कोई पता को नहीं, कह देखो तो ब्याह भी नहीं होगा इसका। मैं क्या सी इसको वहां मत जा, फिर भी ये वहां जाता है। चलो भाई लिख लिया, अब लिखो आगे। आगे जी की नदी है, बी नदी को नाम है साबी नदी। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी को नहीं है। आप है ना देखो, अनावश्यक चीज़ें की खुदाई करने की जरूरत नहीं है। कभी इधर भाग रहे हो, कभी उधर भागते हो सकता है साबी नदी कोई एक बात फालतू लिखा देगा, प्रश्न तो आएगा यहीं से जितना करा रहे हैं। और जो आ भी जाए, मान ले एक्स्ट्रा 1-2 मिल ही जाते हैं ऐसे एग्जाम में, तो आप ना इस चक्कर में ना उस प्रश्न को पढ़ने के लिए सारे प्रश्न ही छोड़ देते हो। मान लो आपके RS प्री में जियोग्राफी के 20 प्रश्न आते हैं, अब मान के चलो कि 19 किताब वाले मिल गए। अब पिछले पेपर की आपने और एक कहा यार ये प्रश्न साबी नदी का कहाँ से आया, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और तुम उस एक प्रश्न को ढूंढने के चक्कर में मैं अच्छा टीचर ढूंढूं, अच्छा ढूंढूं, उस चक्कर में ये 19 खो दोगे। सिलेक्शन लेने वाला 100 में से 100 नहीं लाएगा। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि आप RS प्री में 50% लिया हो, 50 तो लाने नहीं, 45 ही लिया हो, प्री निकल जाएगा। अरे 50 होते कितने के हैं? ईओ में ही लगभग 80% लिए थे, तो इधर तो इतने ही है, और वो मेंस पेपर था, ये तो प्री है, निकल जाएगा आराम से। घबराओ मत, और एक मतलब टास्क बनाओ छोटे छोटे, आज मैं ये पढ़ूंगा, आज ये पढ़ूंगा, आज ये, उनको पूरा करो पढ़ाकर। और एक दिन में कम से कम यहाँ के अलावा मैं कह रहा हूँ कि 7-8 घंटे पढ़ा करो तुम। RS वाले, प्री वाले 13 घंटे पढ़ते हो, अरे वाह, तुम तो बता रही। तो कोचिंग के अलावा जो 13 घंटे पढ़ लेना वो भगवान से कम नहीं है। बच्चे हाँ 7 घंटे पढ़ो तो वो कृष्ण का अवतार है बस वो देखो भाई इधर साबी नदी सह से सावर, सह से सेवर की पहाड़ी, सेवर की पहाड़ी से नदी निकली, और सेवर की पहाड़ी में निकलने के बाद आ नदी टाइपों में जाए, और बे के यहाँ चल जाए। गुरजिया तो उत्तर दिशा में चल रही है बिल्कुल भाई मेरे।
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो सारे। नदी का उद्गम सह से साबी, सह से सेवर, सेवर की पहाड़ी से होता है। और सेवर की जो पहाड़ी है वो राजस्थान से कौन से जिले में है? जयपुर में। मनो मेथा नदी का उद्गम कहां से होता है? मनोहरपुर। मैं से मेथा मनोहरपुर, सेव साबी, सेव सेवर। सांबर जिले में कितनी नदियां उजला है? 4। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। खारी, खंडेला, रूपनगढ़। ठीक है। जयपुर का बाद आ नदी प्रवेश कर जाए एक नया जिला में, और बी जिला का नाम है अलवर। अलवर के बाद ये नए राज्य में प्रवेश कर जाती है, जिस राज्य का नाम है हरियाणा। और हरियाणा में एक स्थान है गुड़गांव जिला के अंदर, नजफगढ़ तहसील। कौन सी तहसील है? नजफगढ़ तहसील का एक गांव है पटौदी। कौन सा गांव है? पटौदी गांव के अंदर तहसील है नजफगढ़, और जिला पूछे तो गुड़गांव जिला। गुड़गांव जिला, नजफगढ़ तहसील और पटौदी गांव, वहाँ अपना जल जो है वो विलय कर देती है। तो यहाँ पर इस नदी का जो जल है वो क्या हो जाता है? लुप्त। क्या हो जाता है? लुप्त। ये नदी उत्तर दिशा में बह रही है क्या? तो इसका उपनाम, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? देखो ऊपर एकदम सीधा जा रही है। उत्तर दिशा में बहने वाली बोलो नदी कौन सी है? ठीक है। अच्छा, एक सभ्यता अपने राजस्थान में, और बी सभ्यता को नाम है जोधपुरा। कौन सी सभ्यता है? नाम जोधपुरा है, नाम जोधपुरा है कट है जयपुर। और ये जोधपुरा सभ्यता के अंदर बतावा कि हाथी दांत की चूड़ियां मिली थी। हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? जोधपुरा सभ्यता जयपुर में। और अलवर जिले की प्रमुख नदी है वो कौन सी है? साबी, क्योंकि अलवर को 2 भागों में बांटती है। तो लिख लेना अलवर की प्रमुख नदी, एक तो ये बात लिखना। उत्तर दिशा में बहने वाली लिख ही लिया। जोधपुरा सभ्यता के अंदर हाथी दांत की क्या मिली? चूड़ियां। लेकिन नोट लगा के एक बात लिख लेना, हाथी ग्राम, हाथी गांव। राजस्थान में हाथी गांव कौन सा है? तो याद रखना कुंडा गांव। कौन सा गांव? कुंडा गांव। और ये कुंडा गांव जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? जयपुर। तो हाथी गांव अगर पूछे कहां पर है तो कुंडा गांव। कुंडा गांव को हाथी गांव कहते हैं। यह जयपुर के अंदर स्थित है। लिखो जल्दी, यह जयपुर में स्थित है। तो साबी नदी भी समझ में आ गई। 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान और हरियाणा। राजस्थान के 2 ही जिले हैं, जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर। मध्य से किसके होकर गुजरती है? अलवर के। तो अलवर जिले की क्या बनी? अब बताओ, झुंझुनू की प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नहीं कराया था मैंने, झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है, सीकर की भी है और झुंझुनू की भी है। हाथी गांव, कुंडा गांव। हाथी गांव कौन सा है अपना? कुंडा गांव। और हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिले? जोधपुरा सभ्यता में। और जोधपुरा सभ्यता है किस है? जयपुर के अंदर। नाम जोधपुरा है लेकिन है कट है। जोधपुरा एक स्थान और है कट है टोंक में, जहाँ पर कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है? बम्बे, बनास, मासी और बांडी। बनास, मासी और एट्री करना है। यही एग्जाम में याद रहोगी, रट लियो कितना मर्जो रट के कौन इतना याद रहेगा एग्जाम तक, क्योंकि के रेट होगा? जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, के रेट होगा? वर्ल्ड जियोग्राफी है, भारत की है। तो इसलिए एक थोड़ा दिमाग में हिंट रखो हर चीज़ की। क्या रखो? हिंट। चलें आगे। अब लिखो रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी अपने रूपनगढ़ जी की नदी है, बा ए टाइप हुए है। किशनगढ़ की पहाड़ियों है यहाँ,
कौन सी पहाड़ी है? किशनगढ़ पहाड़ी। और किशनगढ़ जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? एक प्रश्न याद रखना, रूपनगढ़ नदी के किनारे है किशनगढ़। किनारे क्या है? किशनगढ़। कोई बता सकता है क्या किशनगढ़ की स्थापना कब हुई? तो वेरी गुड, राठौड़ वंश पढ़ते हैं तो राठौड़ों की शाखा यहाँ भी थी, तो इसकी स्थापना 1609 में होती है। और यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना भी 1609 में किसने की थी? किशन सिंह ने। और किशन सिंह ने एक नगर बसाया था जिसका नाम था किशनगढ़। किशन सिंह के पिता का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का राजा था ना मोटा राजा, तो ये मोटा राजा उदय सिंह का बेटा था। ये बात भी याद रखना, ठीक है। और किशनगढ़ की फेमस एक ही चीज़ है, बोलो क्या? बनी और ठणी। बनी ठणी चित्र जो है वो किस शैली का फेमस है? वो है किशनगढ़ का, ठीक है। आगे देखो, किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर साहन नदी निकले। और याद रखना ये झील है, बोलो कौन सी? सांबर। और सांबर झील में 4 नदियों का जलाता है, बोलना 4 नदियां कौन कौन सी है? रूपनगढ़ का नाम आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। तो याद रखना ये नदी अजमेर में ही बहती है। और अजमेर में इस नदी के किनारे एक स्थान है जिसका नाम है सलेमाबाद। कौन सा स्थान है? तो सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? बोलो, सलेमाबाद किस नदी किनारे है? रूपनगढ़। आओ सलेमाबाद का इतिहास पढ़े। रूपनगढ़ के किनारे एक स्थल है और मेरे भाई इस स्थल का नाम है सलेमाबाद। एक बात याद रखना, सलेमाबाद है कौन से जिले में? बोलो, अजमेर में। देखो सलेमाबाद की अगर बात करें तो ये निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। अच्छा, एक प्रश्न और आता होता है, निरंजनी संप्रदाय। देखो निरंजनी अलग है, निम्बारक अलग है। मैं थोड़ा यहाँ डब्बे में लिख देता हूँ, ये लिखो तो कहीं पेज के ऊपर नीचे लिख लेना। देखो एक संप्रदाय है निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? और एक स्थान है गाडा डीडवाना। गाडा डीडवाना जो है वो नागौर में है, वहाँ पर इस संप्रदाय की मुख्य पीठ है। तो निरंजनी अलग है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है कहाँ? अजमेर में, सलेमाबाद में। गुरुजी इस सलेमाबाद की स्थापना किसने की थी? सलेमाबाद की स्थापना की थी परशुराम देवाचार्य ने। परशुराम देवा, ये RS प्री में आ भी सकता है, याद रखना, परशुराम देवाचार्य ने। और परशुराम देवाचार्य 36वें निम्बारकर थे। जैसे इसमें काफ़ी देर के, जैसे आजीविक संप्रदाय प्री के सिलेबस में, और जैन बौद्ध ये सारे है ना, तो इनके साथ ये भी आ जाएगा, याद रखना। 36वें निम्बारकर थे कौन? परशुराम देवाचार्य। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 पढ़ते हैं ना ऐसे। तो ये निम्बारकर थे जो निम्बारक संप्रदाय में हुए। तो परशुराम कौन सा निम्बारकर था? 36वां। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब लास्ट नदी रह गई, वैसे आज लास्ट पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। उस नदी का नाम है, ये रूपनगढ़ होगी, और वो नदी कौन सी है? रूपा रेल। तो ये याद होगी ना, रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ से निकली और सांबर झील में पानी डाल दिया। किशनगढ़ की स्थापना 1609 में हुई थी। किशनगढ़ बनी ठणी फेमस है पेंटिंग। किनारे सलेमाबाद अजमेर, निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। और सलेमाबाद की स्थापना की थी परशुराम देवाचार्य ने। इतनी बात याद होगी। अब लिखो आप, रूपा आ गया तेरा फूफा। नदी किसी है? रूपा रेल। सिंपल है, नदियां सिंपल ही और सिंपल ही रहेगी। ए टाइप हूं मैं। अपने स्थान है राजस्थान में एक, और स्थान को नाम है थानागाजी।
थाना गाजी कहाँ है? अलवर। नीम का थाना अलग है और थाना गाजी अलग है। नीम का थाना सीकर में पड़े और सीकर की भाषा क्या है? ओ भाया, मैं सीकर गया तो मैं बोलो, एक मैडम बैठी थी, बस टिकटा टुकटा काटने में मैडम काटे ही बैठे। मैं तो पूछ लें भाई मैडम सूरतगढ़ बस के टाइम है? मैं गयो, बोलो मैडम सूरतगढ़ वाली बस क्या टाइम है? ओ भाया वहाँ गोंडा। तो भाया सब चलता है वहाँ। अब भाई ए सारा भाया बैठा है और छोरियाँ तो भाया क्या भाई क्या के ढाके के वे छोरियाँ ने क्या सिक्कर में बाया बाया चाल्या था भवर जी पीप। कानाराम आज इन विद्यार्थियों इधर आ तुम, इन गानों सुना इधर आजा 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 आजा। ये गाना बाई चाल्या था भवर जी, वो चाले जल जमना को पानी आ तो सही तो है, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। अरे अंडरवर्ल्ड में फेमस कर दूंगा तो नहीं तो आ। हाँ ये यार ये प्यारा सा कानाराम है अपना, सबसे अच्छा विद्यार्थी है क्लास का और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसके गाने सुन लोगे आप ना तो कभी गाने ही नहीं सुनोगे, मतलब इतना सुनो चल सुन ही लो। मैं तो क्या बताऊँ के पहला मैंने बता दूँ यहाँ तन गाड़ दूँ ये लो चलिए गाते मैं। ओ जल जमनारो पानी कैया ल्याऊं ओ रसिया ल्याऊं ओ रसिया ओ पतली कमरे मारी रूड़े रूड़े जाए पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए। जल जमनारो पानी कैया ल्याऊं ओ रसिया ल्याऊं ओ रसिया पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए। छोटोरी नंडल मारी पानी कोनी ल्याव बागर बैठी जुगेती लगावे ओ रसिया लगावे ओ रसिया ओ पतली कमरे मारे लूड़े लूड़े जाए पतली कमरे मारे लूड़े लूड़े जाए। ओ जल जमनारो पानी कैया ल्याऊं ओ रसिया ओ ल्याऊं ओ रसिया पतली कमरे मारे लूड़े लूड़े जाए। ओ ऊंची सिर पर घड़े पर मटे को सिर पर घड़े पर मटे क्यों मटक्यो लेके कोनी चाली ओ रसिया ओनी चल जाओ रसिया पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए। ओ ऊंची ऊंची ताले घड़ो कोनी डूबे ऊंची ऊंची ताले घड़ो कोनी डूबे बीच में जाऊं तो डर लागे ओ रसिया लागे ओ रसिया ओ पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए ओ पतली कमरे मारी लूड़े लूड़े जाए। जय हिंद। जोश तो होना ही चाहिए है ना। तो बंदे के अंदर राजस्थानी मेरे लिए इतनी ही है, राजस्थानी गाता और नहीं सुनता सारा दिन राजस्थानी गाना सुने और आजकल सुना लेना हूँ लहंगा ले दे सोनिया इन्हें रुपये लेके कितने जानिया बीबी में ज़िंदगी बिताई रखा है। वाह कानाराम मोहल्ले में भी गाता है कैसे मोहल्ला में भी गाए कर बावड़ा। चलो भाई थाना गाजियों आ नदी निकला अपने देखो आप नदियां बना रहे हो ना तो उसमें लिखते रहना उद्गम कहाँ से हो रहा है विलुप्त कहाँ से हो रहा है। अब आप ऐसे बना रहे हो तो आपको पता नहीं लगेगा हम कहाँ लिख रहे हैं कि कहाँ नदी कोई जा रही है ना।
थानागाजी अलवर निकली, और अलवर के निकलने के बाद आ नदी प्रवेश कर दिया भरतपुर में। कौन से जिले में? तो 2 ही जिलों में बहती है। और भरतपुर का एक गांव है कुशलपुरा। कौन सा गांव है? कुशलपुरा गांव में अपना जल डाल देती है। यह लुप्त हो जाती है। अच्छा, इस नदी के मोस्ट इंपोर्टेंट जो पर्सन बनेंगे वो इसके उपनाम से बनेंगे। एक तो वराह नदी, लसवारी नदी। अगर वराह मंदिर पूछे तो याद रखना पुष्कर में है। पुष्कर कहां पड़ता है? अजमेर में। वराह नदी और लसवारी नदी, ये इसके उपनाम है। अब लिखो इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे। पहली बात याद रखना, डींग इसी नदी के किनारे है। और डींग के महल भी है ना, और डींग के जो महल है उन्हें जल महलों की नगरी कहते हैं। जल महलों की नगरी। और राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं? चलो याद हुआ। डींग, डींग को क्या कहते हैं? जल महलों की। एक तो इस नदी के किनारे डींग का महल है, ठीक है। एक सभ्यता है जिसका नाम है नोह। नोह सभ्यता किस नदी के किनारे है? बोलो, नोह सभ्यता किस नदी के किनारे है? रूपा रेल। और एक इसके किनारे बांध है सीकरी। सीकरी बांध भी इसी नदी के किनारे है। लास्ट बात याद रखना, डींग के महल हो गए, नोह सभ्यता होगी, सीकरी बांध हो गया, और मोती सागर झील। ये सभी की सभी जो हैं डींग के महल, जो भी बातें लिखाई है वो सारे किस जिले के अंदर है? भरतपुर के अंदर। और याद रखना, मोती सागर झील भी भरतपुर में है, लेकिन इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, यानी भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अपने कल। आज ज़्यादा तो कौन कराया नहीं, ठीक है ना? कल संडे आराम से पढ़ोगे। आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं।